अंकुर भाई, आपकी बात को जो आप इतने तथ्यों और रिसर्च के साथ, क्योंकि आप वहां लड़ रहे हैं, मैं ये मानता हूं, और क्योंकि आपका कोई अ, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, कोई कोई चाहे वो कोई पार्टी हो, आप शुद्ध रूप से जम्मू को नहीं बचा रहे, बल्कि गजवाए हिंद का रास्ता जो जम्मू के द्वारा दिल्ली तक आएगा, लाल किले तक आएगा, उसको रोकने में आप अपना जीवन खपा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जहां एक कांग्रेस पार्टी हो, एक भारतीय जनता पार्टी हो, और दो लोकल पार्टियां हैं, और उसमें नई नई पार्टियों के बनने का भी हम बीच बीच में देखते हैं कि कोई नई पार्टी बनाई जा रही है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई तीसरी भी पार्टी आएगी तो उसमें इस बात की शायद ज्यादा एक तरीके से होड़ लगेगी और रेस होगी कि कौन ज्यादा एंटी इंडिया है, कौन ज्यादा प्रो पाकिस्तान है, कौन ज्यादा एंटी हिंदू है। इसी होड़ पे ये पार्टियां बनेंगी। ऐसी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां, चुनाव जल्दी हो, ये तमाम सारे हो रहा है, और इसीलिए शायद मेरा ख्याल है कि 2011 के सेंसस के को ही आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर चुनाव की जल्दी नहीं होती तो फिर 21 का सेंसस के बाद भी हो सकता था चुनाव। तो आपके सामने या हम तमाम उन राष्ट्रवादियों के सामने कौन सा ऐसा स्पेस बचता है कि हम ये तमाम सारी लड़ाइयां लड़ते हैं देश भर में। आज हम कहते हैं पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। जो बात आप कह रहे हैं, यहां तो हम मानते हैं कि मेरठ बन गया, मुजफ्फरनगर बन गया, मुजाराबाद बन गया, संभल बन गया, लेकिन वहां तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और सत्ताएं और व्यवस्थाएं मिलके उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे। ऐसे में आप जम्मू, एकजुट जम्मू की जो पूरी आपने मुहिम चलाई है, और जो बड़ी कामयाबी, क्योंकि लोग मुझसे आपके बारे में जिक्र करते हैं, अलग अलग आपके शहर सामा से, बहुत सारी जगह से मेरे पास फोन आते हैं। क्या आप ये बात साफ साफ बताने में इस पोजीशन में है कि अगर ये लड़ाई कुछ एक्ट को हटाने, कुछ हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवाने की, तो लड़ाई आपने जीती, लेकिन असली लड़ाई तो विधानसभा में पहुंच करके हो सकती है। नहीं तो फिर कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब जितना भी आपने बताया कि बीजेपी यहां साथ थी, वहां से ये कह रही है, यहां मंदिरों के मामले में उसका रुख ये है, वहां उसका रुख ये है, तो जो बात आपने बताई है, तो क्या चुनाव होने के बाद या चुनाव से पहले कोई आपको ऐसा लगता है कि एकजुट जम्मू, कम से कम जम्मू जो हिंदू जहां से जीत के आते हैं और उस हिंदू के जीतने के बाद बीजेपी वहां रिप्रेजेंट करती है, क्या कोई राजनीतिक दल, क्या कोई राजनीतिक अप्रोच हो जिससे आप वहां चुनाव में एक साइजेबल नंबर आपके साथ हो, और फिर वो लोग सिर्फ इस मुद्दे पे अपनी राजनीति शुरू करें और इसी मुद्दे पे समाप्त करें, वो किसी एजेंडे, किसी लार्जर एजेंडे पे अपने हितों को या जम्मू के हितों को या हिंदुओं के हितों की दलाली और बेचना न शुरू करें। ऐसा कोई आपके मन में या दिमाग में कुछ कोई खाका है जिससे कि बड़ी लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जा सके? कानूनी तो आपने जीती, अब कानूनी लड़ाई जीतने के बाद वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें आप, अब सीबीआई कब इंक्वायरी करेगी, कैसे इंक्वायरी करेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आपके सामने चुनाव का एक वो है। तो आपने एक पक्ष तो बताया कि ये तरीके से जो जो आपका जो डिलिमिटेशन का मामला है वो पुराना ही है। अगर आपके मन में कोई ऐसा है तो क्या उसकी कोई तैयारी है? क्या देश भर के राष्ट्रवादी लोग और राष्ट्रवादी ताकतें आपकी कैसे इस लड़ाई में आपको और मजबूत कर सकती है? देखिए, एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन हमने पिछले 1 वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दी थी, शुरू कर दी थी। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ने ब्लॉक लेवल पे हमारे टीम्स और ऑफिसेज सेटअप करना भी शुरू कर दिया है, और हम बहुत जल्द पंचायत और वार्ड लेवल तक टीमें अपनी कंस्टिट्यूट करने में सफल हो जाएंगे। हम एग्रेसिवली ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल तक अचीव करने में सफल हो रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में सफल हो जाएंगे। आप बहुत जल्द एक फॉर्मल डिक्लेरेशन एकजुट जम्मू की तरफ से देखेंगे, जो अगले चुनावों में जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट करने की घोषणा होगी। तो वो प्रोसेस चल रहा है। राजनीति के बिना, विधानसभा में जाए बिना यू कांट डू मच। आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में या संविधान ने अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाए बिना चीजें बदल नहीं सकते, चीजें नई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।
तो उस चीज को लेके बिल्कुल हम सचेत थे, शुरू से ही थे। एक समय आया जिस समय हम एग्रेसिवली अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे एकजुट जम्मू 100% जम्मू संभाग की जितनी भी असेंबली सीट्स हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उस पे अपने कैंडिडेट खड़े करके पूरे जोर से चुनाव लड़ेगा। इसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन आने वाले दिनों में कुछ समय में कर दी जाएगी। पेपर वर्क इसके लिए चल रहा है, एंड यू विल सून सी वी विल बी अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले कि मैं ये फॉर्मल डिक्लेरेशन करूं, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन। फॉर्मल डिक्लेरेशन बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधिकारिक तौर पे की जाएगी। जहां तक आपने शुरू में अपनी ये बात कही कि जब प्रधानमंत्री या बीजेपी मिलके एक नई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते हैं कश्मीर में, इस सोच से कि ये अब अब्दुल्लास को काटेंगे या मुफ्तीज को काटेंगे और जिससे हमारा कुछ फायदा हो पाएगा या कोई एक नई लीडरशिप आ पाएगी, मुझे लगता है कि पूरे देश को ये एक बरगलाने की कोशिश है। ये जम्मू संभाग के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश है, एक राष्ट्रवादी समाज के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश है। सबसे पहले अगर इनका आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर संभाग में एक नई पॉलिटिकल पार्टी हम बनाएंगे, तो देखिए आपने उन व्यक्तियों को चुना, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हाथ रखा जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नॉन अलगाववादियों का है, जो हवाला रैकेट्स में पकड़े गए, पाकिस्तान से जो देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए पैसा हवाला चैनल्स के थ्रू आता था, जिनके परिवार के लोग जो स्वयं खुद उसमें शामिल हैं, चोर उचक्के डिफॉल्टर्स जिस पार्टी में शामिल हैं, और मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं, आपने कश्मीर में ऐसे मुसलमानों को नहीं चिन्हित किया जो हमेशा से हिंदुस्तान की बात करते आ रहे थे। कुछ एक स्मॉल परसेंटेज है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो काउंटर इंसर्जेंट्स भी रहे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने गांवों में खड़े होकर हथियार उठाए। आपने हमेशा उन्हें दरकिनार किया और नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई उन लोगों के साथ मिलके, उन लोगों की पीठ पे हाथ रख के जो डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल्स हैं, जो डिक्लेयर्ड सेपरेटिस्ट्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अलगाववादी का है। एनी हाउ, उसे भी छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि कश्मीर में जब आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी को कश्मीर से ही मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी, जिस पार्टी को कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ पे ही बैटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली वो जो नई पॉलिटिकल पार्टी है वो कश्मीर में मुफ्ती और एनसी, पीडीपी और एनसी से ज्यादा अलगाववादी बनके, ज्यादा एंटी इंडिया बनके लोगों के बीच में जाएगी, तभी तो उसे वोट्स मिलेंगे। जिस समय वो नई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा एंटी इंडिया, ज्यादा एंटी प्रो सेपरेटिस्ट, ज्यादा प्रो पाकिस्तान बनेगी, तो महबूबा मुफ्ती जितनी पहले थी उससे 2 कदम आगे और जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 2 कदम उसमें और आगे जाएगा, वो ऑटोनॉमी के अलावा 2 बातें और करेगा। होड़ ये लगेगी कि लोगों को ये समझाया जाए कि हम अधिक एंटी इंडिया हैं, और इस सारे अरेंजमेंट में जो मेन स्ट्रीम से बाहर सेपरेटिस्ट अलगाववादी बैठा है वो इनका नेता बन जाएगा, वो इनका बाप बन जाएगा, गिलानियन पार्टी। और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज उसके पैर पकड़ेंगी, कहेंगी आप लोगों को बताइए कि हम ज्यादा अलगाववादी, ताकि लोग आपके कहने पे हमें वोट दें। और इसीलिए डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर अलगाववादी बन जाता है जम्मू कश्मीर में। तो लार्जली आपने इस पॉलिसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कंपेटिटिव सेपरेटिज्म इंट्रोड्यूस किया। आपने अलगाववाद का, सेपरेटिज्म का एक कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया इस पॉलिसी के माध्यम से। तो जब आपने सेपरेटिज्म का कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया तो अलगाववाद और डीपन हुआ और स्ट्रेंथन हुआ। यानी भारत सरकार की जम्मू कश्मीर में लेके नीति ये है कि अलगाववाद को स्ट्रेंथन किया जाए, अलगाववाद को डीपन किया जाए। तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसीलिए मैंने कहा ये एक एग्जांपल है that the Indian state is abnormal and that the Indian state is working against the Indian nation. You choose anti-nationalists, you empower them. आप अलगाववादियों को चुनते हैं, आप उन्हें एम्पावर करते हैं, और फिर आप अलगाववाद का कंपटीशन कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ पे स्टार्ट करते हैं। और फिर आप इन पाकिस्तानी फ्लैंक्स को, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, ये डेमोक्रेटिक स्पेस में पाकिस्तानी जिहादी फ्लैंक्स है। मुस्लिम कम्युनलिज्म इनकी कोर आइडियोलॉजी है। Self rule is based upon the basic doctrine and principle of two nation theory. Autonomy टू नेशन थ्योरी के मूल के आधार पे आधारित है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है।
और इसी विचारधारा वाली चलाने वाली पार्टीज को आप स्कर्ट करके दुनिया को ये बताते हैं कि ये मेन स्ट्रीम सेक्युलर पॉलिटिशियंस हैं। और जो जम्मू में राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़े हैं, उन्हें आप 2011 के सेंसिस के आधार पे सेंसिस को फज करके उनका गुलाम बना देते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे भारत सरकार खुद ही अलगाववाद को स्ट्रेंथन और डीपन कर रही है जम्मू कश्मीर। मैंने आपको एक इंस्टेंस भी बताई, बहुत अनफॉर्चुनेट। लेकिन 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 मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जब हम नेहरू के जमाने की बात करते हैं, उस वक्त मुल्क आजाद हुआ था, बहुत सारे इंटरनल मामला थे, पाकिस्तान बना था, हमको दुनिया में महान दिखना था, सेकुलरिज्म की बात थी, यूएनओ में लोग चले गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो भारत है और भारत के लोग जो मानते हैं, देखते हैं कि आज भारत के अंदर एक ऐसी सरकार है जो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए राज्य का इस्तेमाल कर रही है और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या कोई लिंकेज का प्रॉब्लम है कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी का कोई अलग एटीट्यूड है या दिल्ली की सरकार का है। और दिल्ली की सरकार है तो आज दिल्ली में 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, ये अगर सारी बातें हैं तो वो क्यों खुश करने के लिए अलगाववादियों को मजबूत की पॉलिसी अपनाई जा रही है। और दुनिया में भी भारत का रुतबा 1947, 1950 और 1960 से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या कौन से अंदर ऐसे कंपल्शंस आपको लगते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने कहा कि हमारे जो एपरेटस है, जो सिस्टम है, उसमें वो एलिमेंट बैठा हुआ है, तो क्या उसको वीड आउट नहीं कर पा रही सरकार? या क्योंकि देश ये समझने में बड़ा बड़ा अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि एक इतनी ताकतवर सरकार है और दूसरी बार तो और उससे मेजोरिटी से जीती है। तो कौन सी कारण है जिसकी वजह से वो उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान को अकोमोडेट करने के लिए एक वेरी 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 वाइटल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर उसी सिस्टम को चलाए रखना चाहता है? इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि द स्टेट हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन एंड देयरफॉर इट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, उसका ही एक ये सिम्टम है कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को लेके जो पॉलिसी चल रही है केंद्र की, जो इस समय एक पैराडाइम बन चुकी है, उसे हटने नहीं दिया गया। ऐसे इंडिविजुअल्स बैठे हैं स्टेट अपरेटस में जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये पॉलिसी वैसी ही चलती रहे। देखिए, नेहरू को पूरी उम्र गाली देने के बाद अब जम्मू कश्मीर में ये मोर नेहरूवियन अप्रोच लेके बैठे हुए हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे एड्रेस करेंगे? और मुख्य कारण उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो असली प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार तैयार ही नहीं है उस प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारने में। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम जिहाद है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनलिज्म है, और जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने पेश भारत सरकार क्या करती है कि जम्मू कश्मीर में लोग एलियनेटेड हैं, जम्मू कश्मीर का मुसलमान एलियनेटेड है, उस एलियनेशन को दूर करने के लिए हम इन्हें आर्थिक पैकेज देंगे और इन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। देखिए, जब आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं किया तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नॉट कॉलिंग द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंडियन स्टेट अपने लिए क्रिएट कर रही है, और देयरफॉर दे आर नॉट गेटिंग सॉल्यूशंस। और इसीलिए ये पॉलिसी, ये पैराडाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाती। ये उसी सोच पे, उसी आधार पे, उन्हीं नैरेटिव्स पे सिस्टम चलता है जिन नैरेटिव्स पे, सोच और आधार पे पिछले 70 साल से चल रहा था। जहां तक जम्मू कश्मीर भाजपा का सवाल है, जम्मू कश्मीर भाजपा से पूछ के जम्मू कश्मीर में कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते। इसके बहुत सारे तथ्य जो हैं, इसके बहुत सारे सबूत जो हैं, वो पब्लिक डोमेन में जम्मू कश्मीर में हैं। और चूंकि मैंने जब बताया कि एक इंडियन स्टेट की कमिटमेंट थी कि एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, तो इसमें राज्य के स्तर पे जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती थी। अभी भी मुस्लिम कम्युनलिज्म को भारत सरकार ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करती है। अभी भी हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हुआ 90s में,
और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, जम्मू संभाग में हुआ, उसे भारत सरकार ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे जिनोसाइड, नरसंहार रिकॉग्नाइज नहीं करती है डिस्पाइट डिमांड्स बाय द विक्टिम्स। भारत सरकार इसे माइग्रेशन कहती है। नरसंहार को भारत सरकार आधिकारिक तौर पे माइग्रेशन कहती है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर से माइग्रेट हुआ। देखिए, कश्मीरी हिंदू और जम्मू के हिंदू की ये मांग है कि जम्मू के हिंदुओं का बहुत नरसंहार हुआ 90s में। कश्मीर में तो हुआ, लेकिन जम्मू संभाग में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहां पे भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये इनकी कलेक्टिव डिमांड है कि हिंदुओं के साथ जो 90s में हुआ, अर्ली 2000 में हुआ, उसे जिनोसाइड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है ऑन जिनोसाइड, उसकी सिग्नेटरी है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत सरकार ने ये डिमांड हिंदुओं की नहीं मानी। उसका कारण, क्योंकि द मोमेंट आप हिंदुओं के साथ जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसे नरसंहार घोषित करते हैं, तो फिर आपको न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जैसे स्पेशल ट्रायल्स चलाने पड़ेंगे। उसमें 87-88 में जो फारूक अब्दुल्ला स्पीच देते थे, उसके आधार पे उन्हें कन्विक्ट करके फांसी के तख्ते पे चढ़ाना पड़ेगा, जो ये नहीं करना चाहते। 25 से 30 हजार मुसलमानों को डेथ सेंटेंस आपको देनी पड़ेगी, जो ये नहीं करना चाहते। आपको मंदिर रिस्टोर करने पड़ेंगे कश्मीर में, जो ये नहीं करना चाहते। इसीलिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन हिंदू नरसंहार, हिंदू जीनोसाइड को भारत सरकार नहीं दे रही। और ये हिंदू कौन है? जो हिंदुस्तान को स्थापित करते हैं कश्मीर में, जम्मू में। तो देखिए, अगर 2015 ऑनवर्ड, 2014 से 2020 के बीच में भी भारत सरकार जो हिंदुस्तान को स्थापित करने वाली ताकतें हैं कश्मीर में, जो पाकिस्तान की मूवमेंट को कमजोर करेंगी, उन्हें कमजोर करने की दिशा में इफेक्टिव कदम उठाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो कंट्रोल है फ्रॉम विद इन सबवर्सिव एलिमेंट्स का, वो कितना अधिक है। आपकी माइंड स्पेस पे एनिमी का कब्जा इतना अधिक है कि आप प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारना नहीं चाहते। आप इस्लामिस्ट पार्टीज को मेन स्ट्रीम सेक्युलर पार्टीज की तरह पूरे देश में मार्केट करते हैं। आप जिहादी फारूक को, जिहादी महबूबा को मेन स्ट्रीम सेक्युलर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की तरह मार्केट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई अगेन से कि जो 70 साल से पॉलिसी जो पैराडाइम बन चुकी है जम्मू कश्मीर को लेके, वो चेंज नहीं हुई। 370 की एब्रोगेशन होने के बाद चेंज की एक संभावना बनी थी। 10 कदम और आपको उठाने थे, जिसके बाद उसको आप लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाते और वो चेंज आती पॉलिसी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। एंड नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड टू टेक इट ओवर। और तमाम वो फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिससे देश कमजोर हो, नेशनल इंटरेस्ट कमजोर हो। दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द रिजल्ट।